हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन पोस्ट ऑफिस बिल 2023। रिसेंटली पार्लियामेंट ने पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पास किया है, जिससे लेके कुछ कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स जो है वो रनिंग चल रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो इसी पे बेस्ड हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। वी हैव टू डिस्कस assess the key features of the post office bill 2023 and discuss the concerns related to it. हाउ डज द बिल इम्पैक्ट इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट्स, ये क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस द की फीचर्स, पोस्ट ऑफिस बिल के क्या की फीचर्स हैं। देन वी हैव टू डिस्कस कि उससे एसोसिएटेड कंसर्न्स क्या हैं एंड हाउ डज ये जो नया बिल है ये बेसिकली इंडिविजुअल की प्राइवेसी को अफेक्ट करता है। ये तीन चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। सो स्टार्टिंग विद एज यूजुअल हमारे आंसर के तीन पार्ट रहेंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। विल स्टार्ट विद आवर इंट्रो। Before I start, I again like you to attempt writing this question. If you have read anything about this bill, please do pick up a rough page and do write the answer, attempt the answer, and then watch this video so as to get the maximum benefit. So let's start with our answer. हमारे आंसर में बेसिकली we'll start with intro. इंट्रो में हम इस बिल के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे कि ये बिल क्या है और क्यों पास किया गया है। तो ओरिजिनली ये जो बिल है पोस्ट ऑफिस बिल 2023, ये पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का एक अमेंडमेंट है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में एनेक्ट किया गया था, जिसका मेन एम था पोस्टल इंडिया, पोस्ट को, जो इंडियन पोस्टल सिस्टम था उसको कैसे मैनेज करना है और कैसे रन करना है और रेगुलेट करना है, उससे रिलेटेड प्रोविजन ये कैरी करता था। तो ये जो लेजिस्लेशन है ये 2023 का जो आया है, इसका एम क्या है? ये मेनली पोस्टल डिपार्टमेंट में पिछले 200 साल में, पिछले 150 सालों में, 160-170 ईयर्स में जो बेसिकली चेंजेस आए हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे वे ऑफ डिलीवरिंग मैसेजेस में। जैसे इंडिया पोस्ट जो है आज की डेट में ना सिर्फ लेटर और मेल, बल्कि पोस्टल सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, डॉक्यूमेंट, बैंकिंग सर्विसेज, ये बहुत सारी सर्विसेज आज की डेट में पोस्टल सर्विसेज इंडियन पोस्ट प्रोवाइड करती है। तो इन सारी सर्विसेज को, इन सारे चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमारी एक नीड थी कि हम लॉ को इस तरह से मॉडिफाई करें कि इंडिया पोस्ट जो है इन सारी चीज़ों को भी कवर अप कर पाए और इंडियन पोस्ट को उसके अकॉर्डिंगली रेगुलेट भी किया जा सके। हाउएवर इस बिल में ऐसे कुछ प्रोविजन है जो इस बिल को बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना देते हैं और डिबेटेबल बना देते हैं। इस पे हमारे ऑपोजिशन के एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका नाम है शशि थरूर। उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्पीच भी दिया इस पे कि व्हाई दिस बिल इज नेगेटिव इन नेचर। तो ये बेसिकली प्राइवेसी के राइट को इन्फ्रेंच करता है और गवर्नमेंट को एक तरह से सर्विलेंस पावर देता है, इसलिए दिस बिल इज वेरी कंट्रोवर्शियल। कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बिफोर आई मूव ऑन, पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस बिल की एक हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले तो 1898 में ये जो एक्ट था, ओरिजिनल एक्ट, ये एनेक्ट हुआ था, जहाँ पे किसी भी ग्राउंड पे किसी पोस्ट या कोरियर का या फिर कोई भी इंडिया पोस्ट कैरी कर रही है कोई भी मेल, तो उसको इंटरसेप्ट करने की पावर देता था। इंटरसेप्ट करने का मतलब उसको स्टॉप करना, उसको चेक करना, उसको रोकना, ये इंटरसेप्शन कहलाता है। तो 1898 का एक्ट पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड पे किसी भी गुड का या मेल का बेसिकली इंटरसेप्शन अलाउ करता था पोस्ट को, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टॉपेज और विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1968 में इन्होंने अपनी 38th रिपोर्ट में ये बोला था कि ये जो वर्ड है पब्लिक इमरजेंसी, ये बहुत ही वेग वर्ड है और इसको कोई डेफिनेशन नहीं है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि विच इज़ द कंडीशन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इमरजेंसी, जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए इट बिकम्स नेसेसरी कि वो कोरियर को या मेल को कभी भी कैसे भी अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से रोक सके और ओपन करके चेक कर सके कि उसमें क्या है। तो लॉ कमीशन का ये कहना था कि सिंस ये टर्म जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, तो ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) के अंदर में, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में, फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन किया जाता है उसको जस्टिफाई नहीं करता। तो कमीशन ने ये बोला था कि आप इस लॉ को अमेंड करिए और इसको डिफाइन करिए और कंडीशन बताइए कि किन कंडीशंस में आप किसी कोरियर, किसी मेल को इंडिया पोस्ट जो डिलीवर कर रहा है उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इसी के कारण एक टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 1981 आया था। ये टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट के बाद इन्होंने इंटरसेप्शन से रिलेटेड लॉज बनाने शुरू करे थे। गवर्नमेंट ने पहली बार ये चीज़ रिकॉग्नाइज करी कि हाँ, इंटरसेप्शन के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए, हालांकि उसको क्लियरली डिफाइन नहीं करा अगेन। देन उसके बाद एक बिल आया, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, जिसके अंदर में उन्होंने
इंटरसेप्शन के लिए एक प्रोविजन निकाला, जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट पर्टिकुलरली कुछ ग्राउंड्स है, जैसे पब्लिक सेफ्टी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, स्टेट सिक्योरिटी या फॉरेन स्टेट्स के फ्रेंडली रिलेशंस को अफेक्ट करता है अगर कोई चीज, पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस, किसी भी टाइप के ऑफेंस को इंसाइट करने की कोशिश के लिए, या फिर पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे, इन इन कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में या इन रीजंस के लिए गवर्नमेंट कभी भी किसी भी पोस्ट को इंटरसेप्ट कर सकती है। हालांकि ये जो अमेंडमेंट बिल था 1986 का, ये पास नहीं हुआ। ये दोनों हाउसेज में तो पास हो गया था, लेकिन प्रेसिडेंट जेल सिंह जो ज्ञानी जेल सिंह जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ना तो उसको एसेंट दिया, अप्रूव किया, ना तो उसको वापस दिया रिकंसिडरेशन के लिए, जिससे वो लेजिस्लेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक बेसिकली पैरालिसिस में पड़ा रहा, पास नहीं हुआ। फाइनली वाजपेयी गवर्नमेंट जब 2002 में आई तो उन्होंने उस बिल को विदड्रॉ कर लिया। तो एक तरह से वो जो पुराना वाला एक्ट था 1898 वाला एक्ट, वो 1898 वाला एक्ट बना रहा, मतलब इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी रिमेन द सोल कंडीशन, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट कभी भी किसी भी कोरियर को, किसी भी गुड्स को, किसी भी मेल को इंटरसेप्ट कर सकती है इंडिया पोस्ट के फॉर द पर्पस ऑफ इमरजेंसी। तो अब इस एक्ट के की प्रोविजन देख लेते हैं। फाइनली फिर ये 1986 वाला बिल पास नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने अब 2023 में एक नया बिल निकाला जो 1898 वाले बिल में मॉडिफिकेशन करता है बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द करंट टाइम्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इंडिया पोस्ट की ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल और लेटर से डिलीवर करने से ज़्यादा कोरियर, गुड्स या फिर जो ई कॉमर्स हो गया, या फिर बैंकिंग सर्विसेज हो गए, या डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सेंड करना या ये बेसिकली डिलीवर करने की अब हो गई है। तो की प्रोविजंस क्या है 2023 के एक्ट के? सबसे पहले तो इंटरसेप्शन अथॉरिटी, ये किसी भी गवर्नमेंट के इस एक्ट के अंदर में गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एक ऑफिसर इंचार्ज को अपॉइंट करेगी। इसके पास पावर रहेगी कि वो किसी भी गुड्स की, किसी भी कोरियर की को इंटरसेप्ट कर सकता है, ओपन कर सकता है और डिटेन भी कर सकता है, डिलीवर होने से रोक भी सकता है, बेस्ड ऑन स्टेट सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी एंड वायलेशन ऑफ द विल एंड अदर लॉज। इन ग्राउंड्स पे ये ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा अलग से यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो इनको इंटरसेप्ट कर सकता है। डिस्पोजल अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि ये किसी भी इंटरसेप्टेड आइटम को कैसे डिस्पोज करना है, उसको डिलीवर होने देना है, नहीं होने देना है, या फिर उसका कुछ और करना है, उस पर कोई केस चलाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने की अथॉरिटी देता है। लायबिलिटी का एग्जेम्पशन, दिस इज अ वन इम्पॉर्टेंट फीचर। 1898 के एक्ट में अगर किसी भी टाइप का, जैसे मान लीजिए आपका कोई पोस्ट है, आपका कोई डॉक्यूमेंट या कोरियर है, अगर उसमें कोई डैमेज होती है तो वो डैमेज के लिए कुछ सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट रहती थी। अगर वो किसी इंटेंशन के साथ, अगर किसी ने जानबूझ के आपके कोरियर या डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करा है इंडियन पोस्ट की सर्विस में, तो उसके ऊपर कुछ परमिशन, उसके ऊपर कुछ पनिशमेंट या ऑफेंसेस का प्रोविजन होता था। बट 2023 के एक्ट के अंदर में वो प्रोविजन टोटली डिलीट कर दिया गया है। अगर कोई भी किसी भी टाइप की डैमेज होती है, लॉस होती है आपके कोरियर को, आपके गुड्स को, तो उस केस में इंडियन पोस्ट विल नॉट बी लायबल। किसी भी टाइप की लायबिलिटी या किसी भी टाइप का कोई केस आप उनके अगेंस्ट में नहीं कर सकते। पनिशमेंट टाइप की कोई चीज वहां पे डिफाइन नहीं की गई है, या बोला नहीं गया है कि ऐसी कोई पनिशमेंट दी जाएगी, अनलेस गवर्नमेंट सेज सो। मतलब गवर्नमेंट विल बी एबल टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ कि हम बाद में कोई रूल निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है। तो जो 1998 के एक्ट में एक स्ट्रिक्टली अलग से पनिशमेंट लिखी हुई थी कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट या मिस इंटेंशन से किसी कोरियर या पार्सल को डैमेज करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, वो प्रोविजन यहाँ से पूरा का पूरा हटा दिया गया है। एंड देयर विल बी नो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज एक्सेप्ट फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड अमाउंट्स। एक जगह है, ये इंडियन पोस्ट से तो लायबिलिटी हटा दी है, लेकिन मान लीजिए कस्टमर के साइड से अगर किसी भी टाइप की सर्विस के लिए इंडिया पोस्ट की, अगर उस पर कोई अनपेड रह जाती है, मतलब कस्टमर उसको पे नहीं करता या उसकी पेमेंट शॉर्ट हो जाती है, तो उस केस में इंडियन पोस्ट उसको परस्यू करेगी। जैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी गवर्नमेंट पहले, उसी तरीके से गवर्नमेंट ये अनपेड सर्विसेज की फीस भी कलेक्ट करेगी जब तक वो मिल नहीं जाती उसको। देन उसके बाद 1898 के एक्ट से चेंज किया है, जो मैंने आपको बताया, यही मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स जो हैं, वो प्रोविजन जो है पूरा का पूरा यहाँ पे हटा दिया है। एंड दीज आर द मेन प्रोविजन। मतलब
समराइज करें तो एक ऑफिसर इंचार्ज है जो कभी भी आपके गुड्स इंटरसेप्ट कर सकता है इन ग्राउंड्स पे जो मैंने आपको बताया, स्टेट सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी। गवर्नमेंट उस इंटरसेप्टेड आइटम को अपने हिसाब से डिस्पोज कर सकती है। इंडियन पोस्ट अगर आपकी किसी कोरियर सर्विस को डैमेज हो जाती है उससे, या कोई मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता है या कहीं गलत जगह डिलीवर हो जाता है, तो उसके लिए लायबल नहीं होगी। और अगर आप कोई अनपेड रह जाती है आपकी सर्विस, तो इंडियन पोस्ट उसको परस्यू करेगा आपसे वो रिकवरी करने के लिए। अब इसमें कंसर्न्स देख लेते हैं कि इसमें कंसर्न्स क्या है इस एक्ट में। सबसे पहले तो प्राइवेसी से रिलेटेड एप्रीहेंशन। ये बिल में कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है। कैसे गुड्स का एप्रीहेंशन होगा, कैसे गुड्स इंटरसेप्ट किए जाएंगे, कैसे कोरियर कौन इंटरसेप्ट करेगा, कहाँ पे इंटरसेप्ट होंगे, किसी कस्टमर को, जिस कस्टमर का वो मेल है या कोरियर है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि नहीं, उसको इन्फॉर्म करने के बाद कोई अपील करने का मैकेनिज्म रहेगा कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है। मतलब बहुत डिस्क्रिशन पे ये प्रोसेस चल रही है। लॉ में गवर्नमेंट के पास अपर हैंड है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कभी भी डिसाइड कर सकता है कि कब, कैसे, कहाँ, कौन, कितने गुड्स किस कोरियर को इंटरसेप्ट करेगा। मतलब आपकी प्रिवेसी अब आपकी नहीं रही। मतलब आपके गुड्स अगर आप सोच रहे हैं कि वो प्राइवेटली बिना ओपन हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, तो ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं रहेगी। एंड गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, मतलब ऐसा एनालिस्ट का कहना है कि दिस कुड बी अ वे टू इन्फ्रिंज योर प्राइवेसी। गवर्नमेंट ये मॉनिटर करने के लिए, सर्वील करने के लिए कि आपकी एक्टिविटी कहाँ डायरेक्टेड है, कभी भी आपके गुड्स को या कोरियर को चेक चेक कर सकती है। तो ये एक पॉलिटिकल टूल भी हो सकता है अपोजिशन को साइलेंस करने का। अगर वो एक चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हो तो गवर्नमेंट उसको सर्वील कर सकती है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी, एंड आप अपनी पॉलिसी बनाने के लिए भी, आपके बिहेवियर को बेसिकली जज करते हुए अपनी पॉलिसी को गाइड करने के लिए भी मिसयूज कर सकती है, ताकि वो वोटर इन्फ्लुएंस कर सके। देन उसके बाद अनक्लियर ग्राउंड फॉर इंटरसेप्शन। अभी भी ये जो लिस्ट तो उन्होंने बता दी है कि ये लिस्ट में क्या क्या है, कौन कौन से ग्राउंड है जिनके बेसिस पे आपके गुड्स को या पैकेजेस को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इनमें से एक प्रोविजन दैट इज इमरजेंसी वर्ड अभी भी नहीं हटाया है। एंड इमरजेंसी वर्ड इज नोवेयर एक्सप्लेन्ड एनीवेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी लॉ। सो इमरजेंसी वर्ड ये अभी भी आर्बिट्रेरीनेस प्रोवाइड करता है। मतलब गवर्नमेंट को एक अगर उनको कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी बोल के वो आपकी गुड्स या कोरियर को आर्बिट्रेरली या अपने मन से ओपन करवा सकते हैं और स्टॉप करवा सकते हैं। देन उसके बाद पोस्ट ऑफिसर्स का एम्पावरमेंट। ये पोस्ट ऑफिसर्स का ये जो एम्पावरमेंट हुआ है कि इनको एक अनऑथोराइज्ड पावर मिल गई है कि ये सिटीजन की प्राइवेसी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं इमरजेंसी बोल के, और उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। देयर इज नो वे वी कैन हेल्ड आवर पोस्ट ऑफिसर अकाउंटेबल कि आपने क्यों खोला था। वी कैन नॉट क्वेश्चन द पोस्ट ऑफिसर व्हाई डिड यू ओपन दिस पर्टिकुलर कोरियर और पार्सल। तो इसमें ऐसा कोई सेफगार्ड नहीं है इंफॉर्मेशन लीक का। और बिल जो है इंडियन पोस्ट को किसी भी टाइप की लायबिलिटी से भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इंडियन पोस्ट को हमने पहले ही बता दिया प्रोविजन में कि वो किसी भी टाइप के गुड्स के प्रोडक्ट्स के डैमेज के लिए लायबल नहीं रहेगी, लैप्सेस इन पोस्टल सर्विसेज के लिए। तो एक तरह से वो पोस्ट ऑफिसर उसको ओपन भी कर सकता है, और उसको मान लीजिए कोई खतरा भी होता है या डर भी होता है कि मेरे अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जा सकता है इस कोरियर को इंटरसेप्ट करने के लिए, तो उसको डिस्कार्ड कर सकता है, घुमा सकता है, सो दैट लायबिलिटी ही ना बने इंडियन पोस्ट के नाम पे। सो ये गवर्नमेंट खुद इसको रेगुलेट कर रही है, और गवर्नमेंट खुद इंडिया पोस्ट की मालिक है और रेगुलेट करती है, उसको एडमिनिस्टर करती है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अब दो रोल है, एक तो इंडियन पोस्ट को अच्छे से चलाने का जिम्मा भी, और दूसरा इंडियन पोस्ट को रेगुलेट करने का भी। तो अपने आप को अच्छी लाइट में या अच्छे से चलाता हुआ दिखाने के लिए वो रेगुलेशन कम कर सकती है, और अपने मन के काम डिसाइड करवा सकती है कि इंडियन पोस्ट क्या करेगी स्क्रूटनी से बचाने के लिए। देन इसके बाद गवर्नमेंट मॉनिटरिंग फेयर। ये बिग ब्रदर सिंड्रोम क्रिएट कर सकता है। बिग ब्रदर सिंड्रोम मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की एक एक एक्टिविटी या एक एक बेसिकली जो भी वो एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, उसको सर्वील कर सकती है, और इस पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। नो वन कैन चैलेंज द गवर्नमेंट, व्हाई आर यू ट्राइंग टू चेक और स्नीक इनटू नोइंग माय थिंग्स। सो ये एक अलग इशू है इस एक्ट के साथ। देन इसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ एम्पावर्ड ऑफिसर। जैसा कि मैंने बताया,
ऑफिसर किस किस बेसिस पे सिलेक्ट होंगे, किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये पर्टिकुलर ऑफिसर जो ये इंचार्ज रहेगा, इसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। और इसका ये मतलब है, अगेन गवर्नमेंट अपने मन से अपने पसंद का एक पर्सन जो है अपॉइंट कर सकती है, जब गवर्नमेंट के मन का डिसीजन लेगा और गवर्नमेंट के हिसाब से गुड्स को इंटरसेप्ट करेगा। लास्टली, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर आपको कोई कंप्लेंट है, आपके गुड्स का लॉस हो गया, क्योंकि इंडियन पोस्ट जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में नहीं आती, तो उस केस में आप अपनी कंप्लेंट, आपकी किसी भी टाइप के लॉस एंड डैमेज के लिए आप इंडियन पोस्ट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। और दूसरी, इस एक्ट के अंदर में और कोई अथॉरिटी है नहीं जहाँ पे आप चैलेंज कर सको इंडियन पोस्ट के किसी भी डिसीजन को। तो देर इज अ लैक ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जहाँ पे आप अपने इशू और कंप्लेंट लेके जा सको। एंड लास्टली, कोई ऑफेंसेस और पेनाल्टी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये पोस्ट ऑफिसर को डर को खत्म कर देती है कि मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जा सकता है। अब ये तो हमने इसके देख लिए कंसर्न्स की, इस बिल से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स देख लेते हैं कुछ, जो बेसिकली इस केस से रिलेटेड है। द फर्स्ट रूलिंग इज पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ये एक एनजीओ थी, एक सिविल एसोसिएशन है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। इसने एक टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 को की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था, जो बेसिकली विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिक्वेट प्रोसीजरल सेफगार्ड गवर्नमेंट को किसी के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का इंटरसेप्शन करने के लिए अलाउ करता था। तो जब ये इस प्रोविजन के अगेंस्ट में पीयूसीएल ने पिटीशन फाइल करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हाँ, ये जो प्रोविजन है, ये टेलीफोन की जो टैपिंग होती है, ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करती है। और इसलिए इन्होंने स्टेट की पावर को, सर्विलेंस की पावर को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिए थे। उनका ये कहना था कि अगर हम फेयर और जस्ट प्रोसीजर नहीं रखते हैं किसी भी चीज़ को करने की, इंटरसेप्शन पावर करने की, देने की, तो ये आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन दोनों राइट्स को वायलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिमिलरली 2017 जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है, ये सारे इंडियंस का फंडामेंटल राइट है, और इसको छीनने के लिए कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट को इस राइट से इंटरफियर करना है किसी इंडिविजुअल के, तो इन 6 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहला तो कोई भी एक्शन जो है वो लॉ से ऑथोराइज होना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई लेजिटिमेट गोल होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ एक बड़ा गोल परस्यू कर रही हो तभी इस राइट को इन्फ्रिंज करना चाहिए। तीसरा, जो भी स्टेप्स ले रही है वो उस इंटेंडेड पर्पस के लिए ही होना चाहिए, उसके बाहर के लिए नहीं होना चाहिए। चौथा, नेसेसिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, अगर इंट्रूजन करना भी है, इंटरफियरेंस करना भी है किसी की पर्सनल लाइफ में, तो सबसे लीस्ट इंट्रूसिव मेजर जो है, जिसमें कम से कम मिनिमल इंटरफियरेंस में उनका काम हो जाए, उनकी इंटेंडेड गोल जो है वो अचीव हो जाए, ऐसे स्टेप उनको लेना चाहिए। फिफ्थ, प्रोपोर्शनैलिटी, एक्शन जो है इंडिविजुअल राइट्स को डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। एंड सिक्स, प्रोसीजरल सेफगार्ड। प्रोसीजरल सेफगार्ड मतलब अगर कोई इस प्रोविजन को अब्यूज करने की कोशिश करे, गवर्नमेंट मेजर को, तो उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट या कोई अकाउंटेबिलिटी का मेजर होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए थे कि कोई भी लॉ जो लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुसने के लिए कोशिश करता है, वो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वो सारी चीजें इस एक्ट में काफी हद तक मिसिंग है, जिस कारण से ये एक्ट जो है इनकम्प्लीट या कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, हमारा बॉडी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है आंसर का। कंक्लूजन में भी विल राइट डाउन कि ये जो एक्ट है, ये मॉडर्न टाइम की नीड को एड्रेस तो करता है कि यस, मॉडर्न टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच कैन बी यूज्ड टू बेसिकली थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, बट अगेंस्ट एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ का बैलेंस? बैलेंस ये है कि नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट किस किस हद तक आर्बिट्रेरीली अपने मन के डिसीजन ले सकती है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज जितना ज़्यादा इंडिविजुअल और लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, या गवर्नमेंट की कैपेसिटी बढ़ती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीनने की, उतनी ही वीक हमारी डेमोक्रेसी होती है, जो लॉन्ग टर्म में किसी भी अच्छी एक आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया के लिए अच्छी नहीं होती। So I hope this issue or this concerns associated with this bill was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.